गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर 6 चैप्टर संधि एवं अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। संधि एवं अस्थियों के अंदर अभी हम पढ़ रहे थे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के भागों के बारे में कल तक हमने पढ़ा था, जिसमें मस्तिष्क के 3 भाग हमने पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 2 भाग हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, अग्र एवं मध्य के बारे में। आज हम पश्चिम मस्तिष्क के अंदर अणु मस्तिष्क जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अणु मस्तिष्क के क्या कार्य है, किस प्रकार से यह हमारे मस्तिष्क के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। तो अणु मस्तिष्क अगर देखा जाए तो अणु मस्तिष्क की बनावट कल हमने पढ़ी थी कि 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ है। दाएं और बाएं 2 गोलार्ध होते हैं, जिसमें से जो दायां गोलार्ध होता है वो बाएं गोलार्ध की होने वाली क्रियाओं पर, या यूँ कहा जाए कि जो दायां हिस्सा है वो बाएं हिस्से के जितने भी कार्य होगा उनके संचालन पर, उनके कार्यों पर अपना पूरा का पूरा योगदान देता है, या यूँ कहा जाए कि उनके कार्यों पर होने में और ना होने में सभी तरह का नियमन जो है वो दायां गोलार्ध बाएं के लिए करता है। और बायां गोलार्ध अगर देखा जाए तो दायां गोलार्ध के द्वारा होने वाली क्रियाओं के संचालन में, नियमन में अपनी पूरी की पूरी भूमिका निभाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अणु मस्तिष्क के कार्यों के बारे में कि अणु मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। अब अगर देखा जाए, जो हमारा शरीर का एक संतुलन है, संतुलित अवस्था में चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कोई भी क्रिया जो हम करते हैं एक लय के अंदर होना, यानी कि एक संतुलन या बैलेंस के अंदर होना जरूरी है। तो वो सारा जो हमारा शरीर का बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर अणु मस्तिष्क ही अपना योगदान देता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि हमारी पेशियों के द्वारा होने वाले वे सभी कार्य जिनकी वजह से हमारा शरीर अगर देखा जाए तो एक संतुलित अवस्था में हमको दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाले सभी कार्य का नियमन और नियंत्रण संतुलित रूप से अणु मस्तिष्क के माध्यम से होता है। और इसी की क्रिया के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो एक सामान्य स्थिति में रहता है, यानी कि एक निश्चित हमारा जो संतुलन है उसमें हमारा शरीर बनाए रखता है। उसी के अनुसार हमारा शरीर एक संतुलित नियमित अवस्था में बना रहता है। यह जो है हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, पेशियाँ है या जोड़ों है, ऐसा कहा जाए कि जो पेशियाँ है उनके कार्यों के माध्यम से ही हमारे शरीर का कोई भी अंग है वो मूवमेंट करेगा। यानी कि जब पेशियाँ संकुचित होगी या फिर वापस विमोचित होकर संकुचन विमोचन का कार्य जब वो करती है, यानी कि पेशियाँ फैलती है और सिकुड़ती है, जब वो फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती हैं तो उन्हीं की वजह से हम किसी भी अंग को हिलाने, डुलाने, फैलने, खोलने, बंद करने, तरह तरह के कार्य हम कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं या यूँ कहा जाए जोड़ है, जिसकी वजह से हमारा कोई अंग किसी जोड़ के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उन सारा का सारा संचालन भी अणु मस्तिष्क की वजह से ही हमारे शरीर में होता है। यह सभी प्रकार की कुशल एवं जटिल क्रियाओं को व्यवस्था पूर्वक करता है, या यूँ कहा जाए कि हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलते हैं, जैसे कि श्वसन है, चलना है, उठना बैठना है, या कोई प्रतिवर्ती क्रिया है, डिसीजन मेकिंग वाली जो क्रिया है, तो उन सभी क्रियाओं में अगर देखा जाए तो अणु मस्तिष्क ही अपना पूरा योगदान देते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि जो हमारी संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं यानी कि जो उत्तेजना भी हो सकती है, चेतना हो सकती है, जैसे कि सुख दुख की है वगैरह, तो इन सारी संवेदनाओं के उत्तरदायी भी जो देखा जाए तो उनके लिए प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में होने वाले चाल और जो गति है उन सभी का जो नियमन है अणु मस्तिष्क के माध्यम से ही होगा। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो सुख दुख दर्द वाली जो अनुभूति होती है वो अणु मस्तिष्क के माध्यम से हमको नहीं होती है। ये सिर्फ अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर चाल, संतुलन आदि को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे शरीर का डगमगाना, सही प्रकार से हम चल नहीं पाते हैं, या हमारा शरीर एक निश्चित आकार में सही प्रकार से संतुलित रूप से अगर देखा जाए खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो अणु मस्तिष्क के प्रभावित होने पर ही होता है। क्योंकि जो अणु मस्तिष्क है वो हमारे शरीर के अंदर अगर देखा जाए
तो हमारे पैरों, हाथों और पूरे बॉडी को एक नियमित संचालन करने में अपनी भूमिका निभाता है। या यूँ कहा जाए कि हमारे शरीर का और पैरों का तालमेल बिठाने में, ताकि हमारा जो पैर चले उसी के साथ हमारे बॉडी की भी गति हो और शरीर एक निश्चित आकार में संतुलित रूप से अपनी गति को बनाए रखे, या संतुलित आकार में खड़ा होना, चलना आदि क्रिया हो। तो ये सारी क्रिया अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होती हैं। अगर अनुमस्तिष्क अपना कार्य सही से नहीं करेगा तो व्यक्ति लंगड़ा कर या फिर ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो सकेगा। तो ये सारी क्रियाएं इसके माध्यम से प्रभावित होगी। प्राणी की जो पाचन की क्रिया है, उसको देखने की क्रिया और उसके अलावा श्वसन है, उत्सर्जन की जो क्रिया है आदि पर इसका कोई भी असर जैसे अनुमस्तिष्क के माध्यम से नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति को संतुलित अवस्था में नहीं रख पाएगा, अगर इसका कार्य सही से नहीं होगा, तो व्यक्ति जो है वो बार बार लड़खड़ाकर नीचे गिर जाएगा, सही प्रकार से चल नहीं पाएगा। या फिर यूँ देखा जाए किसी वस्तु को पकड़ते समय या हाथों के कांपने की स्थिति होगी, या फिर को हमारे जो नेत्र हैं उनके माध्यम से हम सीधे किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और यानी कि आंखें भी डगमगाती हैं, व्यक्ति सही प्रकार से चल नहीं पाता है। और उसके अलावा पैरों का कांपना, जैसे कि खड़ा हो रहा है तो उसके पैर कप कपा रहे हैं, चलते समय भी डगमगाता है। तो ये सारा जो है दोष जो व्यक्ति में देखे जाते हैं वो अनुमस्तिष्क के प्रभावित होने की वजह से ही होते हैं। अगर अनुमस्तिष्क सही प्रकार से कार्य करेगा तो इस तरह के दोष नहीं देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आता है अनुमस्तिष्क के अंदर सेतु। सेतु जो है वो है यह अनुमस्तिष्क के सबसे सामने वाला जो भाग अगर देखा जाए तो वो सेतु है। यह तंत्रिका तंत्र की बनी हुई एक पट्टी होती है जो कि सफ़ेद पदार्थ की बनी हुई रहती है। सेतु ही अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को मिलाती है, यानी कि जो दो गोलार्ध हमने पढ़े थे कि दाएं गोलार्ध और बायां गोलार्ध, उन दोनों गोलार्धों को मिलाने का कार्य सेतु के माध्यम से ही होता है। इसी तरह जो बाईं तरफ से जो तंत्रिकाएं तंतु दाएं और तथा दाएं तरफ के जो तंत्रिका तंतु हैं वो बाएं तरफ की तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं। यूँ कहा जाए कि दायां भाग बाएं भाग का संचालन करता है और बायां भाग जो है दाएं भाग का संचालन करता है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का काम करते हैं, या एक दूसरे को विपरीत रूप से संचालन का कार्य ये दोनों ही करते हैं। फिर आता है हमारा सुषुम्ना शीर्ष। जो सुषुम्ना शीर्ष है यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर कहा जाए तो वो सुषुम्ना शीर्ष ही है। सुषुम्ना शीर्ष को मेरु शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि सुषुम्ना शीर्ष है, इसे हम मेरु शीर्ष भी कह सकते हैं। सुषुम्ना के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे कि सुषुम्ना शीर्ष कहते हैं, और भीतर इसके अंदर की तरफ देखा जाए तो एक पदार्थ रहता है, धूसर रंग का होता है, और बाहर की ओर जो पदार्थ पाया जाता है वो हमेशा सफ़ेद रंग का पाया जाता है। अब जो सुषुम्ना की अगर संरचना देखी जाए तो सुषुम्ना जो शीर्ष है वो बेलनाकार होते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 2.5 सेंटीमीटर के करीब रहती है। सुषुम्ना शीर्ष की जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर रहती है। इसका आकार जो देखा जाए पिरामिड के आकार के समान होता है, यानी से ऊपर से थोड़ा तीखा और नीचे की ओर आते हुए फैलता हुआ रहता है। इसका जो आधार भाग है वो हमेशा ऊपर की ओर पाया जाता है, यानी कि कपाल के भीतर फोरामेन मैग्नम के ऊपर ही उपस्थित रहता है। सुषुम्ना शीर्ष के अंदर 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं कपालिक तंत्रिकाओं के केंद्र इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अगर भीतर देखा जाए तो दूसरे पदार्थों का जो एक तंत्रिकाओं का गुच्छा दिखाई देता है हम लोगों को। इन्हीं दूसरे पदार्थों में गड्ढे नुमा संरचना होती है जिसमें हमारे प्राण रक्षा के केंद्र जैसे कि श्वसन है, रक्त का संचालन है, उत्सर्जन है जैसे महत्वपूर्ण केंद्र जो होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसी के भीतर अगर देखा जाए तो चतुर्थ जो नीलय है हमारा वो उपस्थित रहता है, जो सुषुम्ना के मध्यवर्ती से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि सुषुम्ना का जो मध्यवर्ती भाग है उससे वो जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसको देखा जाए तो सेतु को सुषुम्ना से जोड़ने का कार्य भी ये करता है। इसमें अगर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है।
अब जो सुषुम्ना का अगर देखा जाए तो सुषुम्ना शीर्ष में कई जीवन आवश्यक केंद्र होते हैं। जीवन आवश्यक केंद्र यानी कि जो हमारे जीवन के निर्माण के लिए या हमारे जीवन का सही प्रकार से संचालन के लिए जो जरूरी रहते हैं वो सारे केंद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। सुषुम्ना के अंदर जो पहला केंद्र है वो है हथ केंद्र, दूसरा इसके अंदर है श्वसन केंद्र, और जो तीसरा है वो है वैसोमीटर, और चौथा है प्रतिवर्ती केंद्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हथ केंद्र के अंदर। हथ केंद्र जो कि हृदय के संकुचन के लिए अपना पूर्ण रूप से बल देता है, यानी कि हृदय के संकुचन की दर एवं जो बल है वो हमेशा नियंत्रित बना हुआ रहे, यानी कि हृदय ऐसा कहा जाए कि हृदय सही तरीके से अपनी गति को बनाए रखे या एक निश्चित समय में धड़कता रहे और उसकी जो क्रिया है पूर्ण रूप से हो सके, तो उसके लिए अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं। सुषुम्ना से ही अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि हृदय तक जाती हैं, और अनुकंपी तंत्रिकाएं हृदय की धड़कन की दर तथा बल को बढ़ाने का कार्य करती है। जो अनुकंपी तंत्रिकाएं वो हमारे हृदय की जो धड़कन है और जो उसका बल है, उसकी द्वारा हृदय के अंदर लगने वाला जो एक बल है उस दोनों को नियंत्रित करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं, या कोई किसी की छाया देख ली, या कोई सांप है या इस तरह की कोई हमने देख लिया, तो उसकी वजह से जो डर हो जाता है, डर की वजह से जो हमारे हृदय की जो धड़कन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो उसका कारण अनुकंपी जो के तंत्रिकाएं हैं वही है, क्योंकि वो उसकी धड़कन को बढ़ा देती है। या यूँ कहा जाए कि अधिक भागने पर या अधिक तेज़ी से चलने पर भी हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो इन्हीं अनुकंपी तंत्रिकाओं की वजह से होता है। और जो परानुकंपी तंत्रिकाएं हैं वो हृदय की धड़कन की दर और बल को घटाने का कार्य करती हैं, अतः परानुकंपी तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिकाओं के विपरीत कार्य करने का जो है कार्य करती हैं। अब जो अनुकंपी तंत्रिका है वो किसी भी प्रकार का अगर भय वगैरह है, घबराहट है, ऐसी स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ा देगी, और परानुकंपी जो तंत्रिकाएं हैं वो वापस विपरीत कार्य करते हुए उन हृदय की दर को, बल को वापस घटाकर नियमित रूप से चलने का कार्य करने में अपना योगदान देती है। जो दूसरा है वो है हमारा श्वसन केंद्र। श्वसन की गहराई व दर को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो इसी के माध्यम से होता है। इसी केंद्र से जो तंत्रिका प्रवाह फ्रेनिक तथा इसके अलावा इंटरकोएस्टल तंत्रिकाओं की ओर जाती है, जिससे इंटरकोएस्टल पेशी जो है वो डायफ्राम में संकुचन होता है तथा इसकी वजह से जो हमारे नीह श्वसन की क्रिया को शुरू करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अधिकता होने पर उसको श्वसन केंद्र को प्रभावित भी करता है। अगर यूँ देखा जाए जो श्वसन केंद्र है उसके अंदर जो हमारा डायफ्राम की जो क्रियाविधि है उसके संचालन में ये अपनी भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाली CO2 गैस है जब उसका निष्कासन करना आवश्यक होता है तो डायफ्राम पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में आकर उस CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया करते हैं, जिसको निःश्वसन कहा जाता है। उसके वजह से हमारे उस CO2 को शरीर से नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला जो हमारा है वो है वैसोमीटर केंद्र। यह केंद्र जो है रक्त वाहिनियों के व्यास को नियंत्रित करता है। वेसल के नाम से, जैसे इसके नाम से हम बता सकते हैं वैसोमीटर, यानी कि वेसल जिसका मतलब होता है कि हमारे जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनकी जो व्यास यानी कि जो उनका जो फैलाव है उनको नियंत्रित करता है। जैसे कि खासकर धमनी और धमनिकाओं को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। वैसोमोटर से संवेग स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के द्वारा रक्त वाहिनियों में आता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो संवेग है वो स्वतंत्र रूप से रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारे रक्त के अंदर पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक पीड़ा के कारण रक्त वाहिनियाँ काफ़ी सिकुड़ जाती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि रक्त दाब काफ़ी कम हो जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति जो है संवेदनहीन अथवा मूर्छित भी हो सकता है। यानी कि जो रक्त वाहिनियों पर लगने वाला दबाव अगर कम हो जाए, और कम होने की स्थिति में ऐसा हो जाता है कि दबाव कम हो गया तो उसको रक्त को आगे बहने की और धक्का नहीं मिल पाया और रक्त वाहिनियाँ वो सिकुड़ गई। सिकुड़ने की वजह से
व्यक्ति में संवेदनहीन यानी कि संवेदनाएं नहीं पहुंच पाई, और संवेदनाएं नहीं पहुंचने की वजह से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। मूर्छित का मतलब होता है कि बेहोश हो जाता है, यानी कि सही प्रकार से रक्त वाहिनियों के माध्यम से आगे की ओर पहुंचना और उस पर लगने वाला बल बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो पूरी तरीके से एक निश्चित बल को लेते हुए आसानी से उसको आगे की ओर पहुंचा सके। अगला हमारा है प्रतिवर्त केंद्र। प्रतिवर्त का मतलब होता है जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई भी अनावश्यक या चिढ़ उत्पन्न करने वाला जो है उसको इरिटेटिंग पदार्थ भी हम कह सकते हैं, वो सभी इसी के माध्यम से होता है। आमाशय या श्वसन मार्ग में जैसे कि कई बार ये उपस्थित भी रहता है, तो तंत्रिका संवेग सुषुम्ना शीर्ष से प्रवाहित होकर संबंधित तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है, जिसे प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि कई बार संवेग उत्पन्न होने की वजह से जब भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं हो पाया, या भोजन है कई बार वापस हमारे श्वसन नलिका में पहुंच जाता है या फिर अटक जाता है, तो उसकी वजह से उल्टी करना, जी मिचलाना या खांसी होना या छींकने जैसी जो क्रियाएं हैं वो सभी उत्पन्न होती हैं, तो प्रतिवर्त केंद्र के माध्यम से संपन्न हो पाती हैं। अब हम पढ़ेंगे सुषुम्ना शीर्ष के कार्य। अभी तक हमने सुषुम्ना शीर्ष की जो भाग है उनके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सुषुम्ना शीर्ष के कार्य। सुषुम्ना शीर्ष में कई महत्वपूर्ण जीवन आवश्यक केंद्र उपस्थित होते हैं, जो श्वसन है, रक्त परिसंचरण है, और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी ये करते हैं, अभी जैसे कि हमने इन चारों के माध्यम से पढ़ा है। इसके अलावा यह हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन के रूप में जाना जा सकता है, जिसको जैसे कांटा चुभने पर पैर का वहां से उठाना, चोट लगने पर हमारे हाथ के माध्यम से उस चोट को सहलाना या फिर हाथ को पीछे कर लेना, तो ये सारा जो क्रिया है वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से होती है। क्योंकि जब भी कभी हमारे शरीर में कोई चोट लग रही है, तो चोट लगने की वजह से वो दर्द का जो अनुभव है, या यूँ कहा जाए कि वो संवेदनाएं हैं जो सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं, और मस्तिष्क के माध्यम से वापस रिफ्लेक्शन के तौर पर वहाँ पर एक उत्तेजना भेजी जाती है कि ये दर्द है, तो दर्द की वजह से हम अपने उस अंग विशेष को वहाँ से हटा लेते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि अनावश्यक वस्तुओं के श्वसन मार्ग आमाशय में प्रवेश करने पर हमें छींक आना, यह भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। खांसना या उल्टी करके उसको बाहर निकालना आदि, ये सभी क्रियाएं भी इसके अंदर ही आती हैं। उसके अलावा जैसे भोजन निगलने जैसी सहज क्रियाओं में भी जो सुषुम्ना शीर्ष है वो अपना योगदान देते हैं। यह हमारे कपाल तंत्रिकाओं को अंदर तथा बाहर जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करने का भी कार्य करते हैं, यानी कि सुषुम्ना शीर्ष के माध्यम से ही जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो अंदर जा सकती है और वापस बाहर की ओर भी आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे सुषुम्ना नाड़ी या फिर जिसे मेरुरज्जु कहे। सुषुम्ना नाड़ी या मेरुरज्जु जो मस्तिष्क के आवरण से ढका रहता है, प्रमस्तिष्क मेरुतरल से घिरा हुआ भी रहता है। यह एक लंबा होता है, बेलनाकार होता है। सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना शीर्ष के ठीक नीचे के भाग से चालू होती है, यानी कि आरंभ होती है, और जो हमारे पश्च कपालस्थी है के महाछिद्र से निकलती है, और कशेरुक दंड के जो प्रथम शीर्ष है उस कशेरुका में घुसकर या फिर कशेरुका दंड के कशेरुका नाल से होती हुई कशेरुका में कोटि कशेरुका में पहुंचती हैं, और वहां से इसके अंदर देखा जाए तो दूसरे कमर के कशेरुक के सामने आकर ये हमारे समाप्त हो जाती हैं। इसकी एक लंबाई अगर वयस्क के अंदर देखी जाए तो 45 सेंटीमीटर की करीब इसकी जो लंबाई होती है। सुषुम्ना रज्जु का जो आकार है सब जगह से एक समान नहीं होता है, बल्कि जो इसकी ग्रीवा वाला भाग जो देखा जाए यानी कि नेक वाला जो हिस्सा है वो कमर के प्रदेश से अधिक मोटा होता है, यानी कि थोड़ा मोटा है और दृढ़ होता है। सुषुम्ना नाड़ी की जो संरचना है, सुषुम्ना नाड़ी अगर देखी जाए तो बेलनाकार संरचना लिए हुई होती है, छड़ के आकार की होती है। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। इसका जो नेक वाला हिस्सा है वो हमारे कमर प्रदेश में से अधिक थोड़ा चौड़ा मोटा होता है, और इसकी जो अनुप्रस्थ अगर काट हम देखें तो उसमें देखने पर ये हमको अंडाकार रूप में दिखाई देती है, यानी कि अंडे के समान इसका आकार लिए हुए होती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंत आवरण को हम देखने पर हमको दो धारियों के रूप में इसमें संरचना दिखाई देती है। सामने की ओर जो जिसे हम मेडियन दरारें कहते हैं, और जो दूसरी पीछे की ओर उपस्थित रहती है जिसे हम पश्चिम मेडियन दरारों के नाम से पुकारते हैं।
सुषुम्ना नाड़ी भी मस्तिष्क की तरह धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थों की बनी हुई होती है। यानी कि इसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो धूसर और एक श्वेत। धूसर अंदर की ओर और जो श्वेत पदार्थ है वो बाहर की ओर इसके अंदर पाया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के जो कार्य हैं, सबसे पहला इसके अंदर है प्रतिवर्त क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर भाग लेना या एक्शन करना, सुषुम्ना नाड़ी पहला है प्रतिवर्त क्रिया। सुषुम्ना नाड़ी जो है प्रतिवर्त क्रियाओं के समूह का केंद्र भी इसको कहा जाता है। मनुष्य जीवन पर्यंत जैसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कई तरह की जो अनुक्रिया कहे या उनके अनुरूप जो क्रियाएं भी करते हैं। कुछ क्रियाएं तो जैसे कि हमारे शरीर में देखी जाए स्वतः ही होती हैं और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे कि सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसमें जैसे अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ चुभ जाती है तो वो हमारा हाथ या किसी गर्म वस्तु को छू जाता है तो हम अपने जैसे हाथ को उस जगह से तुरंत हटा देते हैं। तो हाथ के हटाने की जो क्रिया हुई वो स्वतः हुई, ऑटोमेटिक हुई, जिसका जो संदेश है अगर देखा जाए तो सीधा मस्तिष्क तक गया और मस्तिष्क से वापस जो सूचनाएं हैं वो हमारे उस अंग विशेष तक पहुंचने की वजह से हमने वहां से अपना जो हाथ का हिस्सा है उस जगह के वस्तु के संपर्क से हटा दिया। सर्वप्रथम जब हम कई बार अगर देखा जाए तो हम चल रहे हैं, चलते समय अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको, जैसे हम चल रहे हैं, चलते समय हमारे पैरों में के तलवे में अगर कोई कांटा चुभ गया, कांटा चुभने की वजह से जो उस अंग विशेष की जो संवेदनाएं थी यानी कि वहाँ पे जो तंत्रिकाएं उपस्थित हैं उन तंत्रिकाओं ने वहाँ से सूचना को ग्रहण किया, यानी कि कांटे के चुभने की जो सूचना थी उसको ग्रहण किया और उस सूचना को एक सेकंड से भी कम समय में उन्होंने मस्तिष्क को पहुंचाया और मस्तिष्क से वापस सूचना हमारे उस अंग विशेष तक पहुंची और हमने हमारे पैर को उस कांटे की चुभन से दूर कर लिया। तो ये जो होने वाली क्रिया है उसको प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में हम कह सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जैसे कोई पैर है, अगर वो पैर अगर जैसे किसी कांटे के संपर्क में आया या किसी कील के संपर्क में आया तो यहाँ की जो उपस्थित हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं उन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क में ले जाएगी और मस्तिष्क से वापस जो सूचना मिलेगी उसको उस अंग विशेष तक लाकर छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सूचना वापस हमको पहुँची तो हमने हमारे पैर को ऑटोमेटिक जल्दी से ऊपर की ओर उठा दिया और उठा के हमने उस दर्द को दूर कर दिया। तो ये सारी जो क्रिया अगर देखी गई तो ये क्रिया हुई प्रतिवर्ती क्रिया। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम सूरज की ओर देखते हैं तो सूरज की ओर आने वाली तेज रोशनी की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिक बंद हो गई, या कोई वस्तु जैसे हमारे आंख के करीब आई या किसी ने हमारे आंखों की ओर अंगुली करने की कोशिश की या चोट लगाने की कोशिश की तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो ये कहा जाए कि वो होने वाली एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो किसी भी संवेदनाओं को तुरंत ग्रहण करके उसके रिफ्लेक्शन में एक्शन का कार्य करती है। शरीर के इसका जो दूसरा कार्य है, शरीर के विभिन्न भागों और मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के द्वारा संबंध बनाए रखना। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के विभिन्न भागों तक संवेग पहुंचाने वाले तंत्रिका तंतुओं और जो हमारे मस्तिष्क के बीच एक संबंध बनाए रखती हैं, या यूँ कहा जाए कि जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि कोई भी सूचना होगी या किसी भी प्रकार का कोई संवेग है तो वो तुरंत ले जाकर मस्तिष्क को पहुंचा देगी और मस्तिष्क से वापस वो सूचना उस अंग विशेष तक पहुंचा दी जाती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी में किसी प्रकार से कोई क्षति, चोट या आघात हो जाता है तो उस स्थान से नीचे वाले अंगों को विपरीत और पेशियां प्रभावित करती हैं और उनकी कार्य क्षमता और कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो संवेदी होती है, सेंसरी कहा जा सकता है जिसको। इसका संचालक दोनों ही प्रकार के तंत्रिका तंतुओं के मिलने से होता है, जैसे कि हमको कोई स्पर्श करना है, पीड़ा होने पर या ताप है आदि जो संवेदनाएं हैं इनका जो बोध है इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। त्वचा से ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी से होकर मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों में ये पहुंचा दिया जाता है।
सुषुम्ना नाड़ी प्रेरक तंत्रिकाओं की सहायता से प्रेरक संवेगों को संबंधित अंगों में पहुंचाती हैं, यानी कि जो प्रेरणा है उसको पहुंचाकर वापस संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो हमको अनुभव होता है, जिससे पेशियों में संकुचन होता है और पेशियां अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। शरीर के बाएं अंगों की सूचना मस्तिष्क के दाएं भाग को मिलती है और दाएं भाग की जो सूचना है मस्तिष्क के बाएं भाग को मिलती है। इस प्रकार अगर देखा जाए कि दाएं भाग के मस्तिष्क में अगर आघात है, चोट है या क्षति होने पर शरीर का जो बायां भाग होगा वो हमारा प्रभावित होगा, और अगर बाएं भाग में किसी प्रकार की चोट, क्षति पहुंच गई तो उसकी वजह से सीधा जो प्रभाव होगा वो दाएं भाग की ओर होगा, जिसकी वजह से जो अगर हमारे सुषुम्ना नाड़ी का जो श्वेत द्रव्य पदार्थ है, वाइट मैटर कहते हैं जिसको, वो क्षति हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से वहाँ का जो अंग है या मस्तिष्क में संबंध जो होता है वो टूट जाता है। या यूँ कहा जाए कि हमारे दाएं भाग में चोट लगने पर जो बाएं भाग का कंट्रोल हमारे मस्तिष्क से था, जिन तंत्रिकाओं की वजह से वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाएं भाग का लकवा भी कहें या फिर जैसे कंट्रोल है वो पूरी तरीके से दाएं भाग की वजह से खत्म हो जाता है। जैसे कई बार हमारे जैसे कि मस्तिष्क में संवेद विच्छेद हो गया तो उसकी वजह से अगर कटी प्रदेश की सुषुम्ना तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं तो हमारे चलने फिरने जैसी जो क्रियाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर ग्रीवा प्रदेश की सुषुम्ना तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है तो श्वसन की जो क्रिया है वो प्रभावित होती हैं, और अगर शरीर से श्वसन की क्रिया बंद हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु होना यानी कि मौत होना स्वाभाविक है, यानी कि व्यक्ति की श्वसन की क्रिया बंद हो जाने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे बाहरी या परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से निकलने वाली जो हमारी कपालिक तंत्रिकाएं हैं या सुषुम्ना नाड़ी से निकलने वाली सुषुम्ना तंत्रिकाएं आती हैं। यही तंत्रिका तंत्र हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर की जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि हमारी इच्छा से होने वाली क्रियाओं के संचालन में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। अब जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जैसे कि हमारे हाथ के द्वारा किसी वस्तु को उठाना, हमारे द्वारा चलना है, उठना बैठना है, ये जो सारी क्रियाएं हैं वो इसी के माध्यम से पूरी होती हैं। यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं, उन क्रियाओं के संचालन में ये अपनी पूरी भूमिका निभाता है। तो आज हमने मस्तिष्क के अंदर जो हमने अनुमस्तिष्क की संरचना, सेतु और शेष के बारे, सुषुम्ना शेष के बारे में पढ़ा। अगर आपको इनके बारे में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।